क्या आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है और उनकी असली मंशा क्या है? हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं, और कुछ हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर बिहेव करते कैसे हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और प्रभावशाली होते हैं जबकि कुछ की बातें सुनकर ही झुंझलाहट होने लगती है? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं जबकि कुछ बार बार धोखा खा जाते हैं? यह कोई जादू नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने इंसानी स्वभाव के इन रहस्यों को गहराई से समझाया है। उन्होंने यह बताया है कि इंसानों का व्यवहार एक पैटर्न को फॉलो करता है और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वह हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। जब हमें इंसानों की असली नेचर का ज्ञान होता है तो हम हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी गहरी रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। इस किताब में उन्होंने इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनेमिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड किया है। अगर हम इन बातों को समझ लें तो न सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को पहचान सकते हैं बल्कि खुद को भी एक बेहतर वर्जन में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वह बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ ही समय में आपको एहसास होता है कि वह आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा आपका साथ देता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब था। ऐसे मौकों पर हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। यही कमी हम अपनी लाइफ में बार बार महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग हर जगह ध्यान खींच लेते हैं, ऑफिस में, पार्टियों में या सोशल मीडिया पर? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। यह केवल लक का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा साइंस छिपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर का इस्तेमाल अपनी एडवांटेज के लिए करते हैं और कैसे हम इन पैटर्न्स को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इंसानी बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है? इंसानों का व्यवहार समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर आप दूसरों की इंटेंशंस, इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डिकोड कर सकते हैं तो कोई आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। अध्याय 1, लॉ ऑफ इरेशनलिटी, अतार्किकता का नियम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है? क्यों लोग किसी एक नजरिए को पकड़कर बैठ जाते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और हो? हम इंसान अक्सर खुद को बहुत तर्कसंगत, लॉजिकल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सभी किसी न किसी हद तक अतार्किक, इरेशनल होते हैं। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम पूरी तरह लॉजिकल हैं, तभी हम सबसे ज्यादा भ्रम में होते हैं। दुनिया में कई बड़े फैसले सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि भावनाओं से प्रेरित होते हैं। राजनीति, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह लोग अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं और फिर उसे सही ठहराने के लिए लॉजिक बना लेते हैं। मान लीजिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी गुस्से में आकर ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसे नुकसान पहुंचा देता है। कोई सफल व्यापारी लालच में आकर गलत निवेश कर लेता है और सब कुछ गंवा देता है। कोई अनुभवी नेता अपने ईगो के कारण गलत निर्णय लेकर अपनी पूरी छवि खराब कर बैठता है। हम अपने फैसलों को सही क्यों ठहराते हैं? जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं तो हमारा दिमाग इसे सही साबित करने के लिए कोई ना कोई तर्क, जस्टिफिकेशन गढ़ लेता है। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करके सुधारें।
उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद है तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें सही ठहराने के बहाने ढूंढते हैं। लेकिन अगर वही गलती कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हमें वह बहुत बड़ी लगने लगती है। इसी तरह अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। यही इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कैसे बने ज्यादा तर्कसंगत? अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह से लॉजिकल नहीं हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हां, तो हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें तो हो सकता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब हमें यह सिखाती है कि इंसानों के व्यवहार को समझना केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है। अगर आप दूसरों की असली नेचर को पहचान सकते हैं तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब की मदद से आप खुद को एक बेहतर और समझदार इंसान बना सकते हैं। ऐसा इंसान जो न सिर्फ दूसरों को पहचानने की क्षमता रखता है, बल्कि अपने फैसले भी ज्यादा समझदारी से लेता है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हां, तो इंसानी साइकोलॉजी को समझिए और अपने फैसले सोच समझकर लीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह सही थी, लेकिन जब हम बाद में शांत होकर सोचते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। भावनाओं से मुक्त होकर निर्णय लेने की कला ही हमें एक समझदार और सफल व्यक्ति बनाती है। महान लीडर्स और सफल लोग इस खास स्किल में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और तर्क संगत सोच अपनाना ही बेहतर होता है। भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? जब भी हम किसी भावना के प्रभाव में कोई निर्णय लेने वाले हों तो हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक संतुलित और तार्किक हो सकते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि केवल दूसरे लोग इमोशनल होकर गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इरेशनलिटी, अतार्किकता हमारे अंदर भी होती है। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हम भी कभी कभी गलत सोच सकते हैं तो यह अपने दिमाग को अधिक रैशनल, तार्किक बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अध्याय 2, आत्ममुग्धता का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर समय अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हां, तो आपने आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता का मूल है। आत्ममुग्ध लोगों की पहचान कैसे करें? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा खुद के बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज
उनकी खुद की छवि होती है। आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह एक गहरे स्तर पर हर इंसान में पाई जाती है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं वे इस भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आत्ममुग्धता के पीछे के कारण बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्म केंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। 1. अति प्रशंसा, ओवर प्रेज। अगर माता पिता किसी बच्चे को हमेशा यह महसूस कराते हैं कि वह सबसे खास है तो वह दूसरों से बेहतर महसूस करने लगता है। 2. उपेक्षा, निग्लेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को बचपन में पर्याप्त प्यार और ध्यान नहीं मिला तो वह बड़े होकर दूसरों से वही पाने की कोशिश करता है। 3. संघर्ष और पीड़ा, स्ट्रगल्स एंड ट्रॉमा। कुछ लोग अपने कठिन समय से इतने प्रभावित होते हैं कि वे हर चीज को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वे खुद को बाकी सभी से अलग और विशेष समझने लगते हैं। आत्ममुग्ध व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? वे अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आपकी बातों को बीच में काटकर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें तो वे उसे नजरअंदाज कर देंगे या इसे अपनी आलोचना मान लेंगे। उन्हें लगातार प्रशंसा और मान्यता, वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे तो वे तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या आत्ममुग्धता से बचा जा सकता है? आत्ममुग्धता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को जागरूक, सेल्फ अवेयरनेस बनाना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब में किसी न किसी स्तर पर आत्म केंद्रिता होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी दुनिया सिर्फ मैं के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। दूसरों की भावनाओं और परेशानियों को समझने की कोशिश करनी होगी। अगर हम अपने अंदर हमदर्दी, एम्पैथी और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर लें तो हम आत्ममुग्धता के दुष्चक्र से बच सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि इंसानों के व्यवहार को समझना केवल एक ज्ञान की बात नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है। अगर आप दूसरों की असली नेचर को पहचान सकते हैं तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब की मदद से आप खुद को एक बेहतर और समझदार इंसान बना सकते हैं। ऐसा इंसान जो न सिर्फ दूसरों को पहचानने की क्षमता रखता है बल्कि अपने फैसले भी ज्यादा सोच समझ कर लेता है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हां, तो इंसानी साइकोलॉजी को समझिए और अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। भावनाओं का नियंत्रण और आत्ममुग्धता का प्रभाव। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रतिक्रिया सही है, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। महान लीडर्स और सफल लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और तर्क संगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाले हों तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह क्या करता?
अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने व्यवहार को अधिक तार्किक बना सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण का यह अभ्यास हमें इरेशनल सोच से बचाकर अधिक रैशनल इंसान बनने की ओर ले जाता है। आत्ममुग्धता और उसके प्रभाव। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? यह आत्ममुग्धता नार्सिसिज्म का लक्षण है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने केंद्रित हो जाते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर हमेशा अपने बारे में बात करता है और दूसरों की समस्याओं को महत्व नहीं देता। अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है, लेकिन आलोचना सहन नहीं कर पाता। खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानता है। अपने रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाता, क्योंकि उसके लिए खुद की छवि सबसे ज्यादा मायने रखती है। आत्ममुग्धता केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है। हर इंसान में यह थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब यह अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह दूसरों के लिए जहरीली, टॉक्सिक बन जाती है। आत्ममुग्ध व्यक्ति केवल अपनी दुनिया में जीता है और दूसरों को अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करता है। अगर हम आत्ममुग्धता से बचना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी महत्व देना चाहिए। हमें खुद को आत्मविश्लेषण के जरिए परखना चाहिए कि क्या हम भी आत्मकेंद्रित व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो केवल खुद की तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। आत्ममुग्धता हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें खुद को इससे बचाने और संतुलित इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान अपनी असली पहचान को छुपाकर एक भूमिका निभा रहा होता है। हम अपने वास्तविक रूप को कम ही दिखाते हैं, बल्कि वह चेहरा अपनाते हैं जो हमें लगता है कि समाज को पसंद आएगा। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हम इसे अक्सर महसूस भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता पर्दे के बाहर भी एक खास छवि बनाए रखता है। एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों के सामने आत्मविश्वास से भरा दिखता है, भले ही अंदर से वह घबराया हुआ हो। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसकी असली भावनाओं का पता नहीं चलता। हम उसकी मुस्कान, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और यही मान लेते हैं कि वह जैसा दिख रहा है वैसा ही है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसकी वास्तविकता हो। अक्सर लोग अपने डर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज और कमजोरियों को छुपाने के लिए यह मुखौटा पहनते हैं। हम बचपन से ही सीखते हैं कि स्कूल में हमें अनुशासन में रहना पड़ता है, भले ही मन शरारत करने का हो। नौकरी में हमें प्रोफेशनल दिखना होता है, भले ही अंदर से हम घबराए हुए हों। समाज में हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही हमारे मन में कुछ और चल रहा हो। अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वह अंदर से असुरक्षित हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है तो संभव है कि वह अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लेकिन इस खेल में सिर्फ दर्शक बने रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस नियम को समझ जाते हैं तो आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वह दिखा सकते हैं जो वे देखना चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में भावनाओं से प्रभावित होते हैं, आत्ममुग्धता से ग्रस्त हो सकते हैं और समाज में एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना और संतुलित व्यवहार अपनाना ही सही राह है। जब हम अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्व देते हैं, तब हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। समाज में खुद को स्थापित करने और सफल होने के लिए हमें यह समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है
जहां हमें अपने वास्तविक भावों को छिपाकर एक विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में होते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, भले ही भीतर से नर्वस हों। जब आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो आप अपनी भाषा और व्यवहार को उनके अनुसार ढालते हैं ताकि वे आपसे प्रभावित हों। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं यह मुखौटा हमारी असली पहचान को ही न मिटा दे। यदि हम हमेशा एक बनावटी व्यक्तित्व के साथ जीते रहेंगे तो धीरे धीरे हम खुद को ही भूल सकते हैं। इसलिए हमें इस नियम को समझदारी से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी असली पहचान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। दुनिया एक मंच है जहां हर कोई अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहा है। अगर आप इस खेल को समझ लेंगे तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे एक असली चेहरा भी छिपा होता है, तो आप इस दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। झूठी मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर सकते हैं, दिखावे के आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा को पहचान सकते हैं और बनावटी शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलें, केवल उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी देखें कि वह किस भूमिका को निभा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हुए भी खुद को न भूलें, क्योंकि असली सफलता वही है जो बिना अपनी पहचान खोए हासिल की जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी से ज्यादा बेचैनी होती है? क्या आपने कभी अपने ही किसी दोस्त की तरक्की से असहज महसूस किया है? यह भावना कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि इसे ईर्ष्या कहते हैं, जो इंसान के मन को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। हम इंसान स्वभाव से ही दूसरों से अपनी तुलना करने के आदी हैं। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे मन में दो भावनाएं जन्म लेती हैं, या तो हम उनसे प्रेरित होते हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। कई बार यह भावना इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्यों नहीं? मेरे पास यह क्यों नहीं? उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें अपनी क्षमता पर ध्यान देने से रोक देती है। हमारा ध्यान पूरी तरह से इस पर केंद्रित हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हम उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुले रूप में दिखाते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को कम आंकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपकी मेहनत को किस्मत कहकर टाल देते हैं। वहीं कुछ इसे छिपा लेते हैं। वे आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह कार्यस्थलों, दोस्ती, रिश्तों और यहां तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। भाई बहनों में, सहकर्मियों में और यहां तक कि सबसे अच्छे दोस्तों में भी यह भावना जन्म ले सकती है। किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए या कोई अपनी पसंद का करियर बना ले, बस यही वे क्षण होते हैं जब ईर्ष्या चुपके से हमारे मन में जगह बना लेती है। लेकिन क्या ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अगर हम यह समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने के बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। जो लोग सफल होते हैं वे केवल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की सफलता से सीखने की आदत डाली, न कि उसे देखकर खुद को कोसने की। इसलिए
अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो इसे प्रेरणा बनाइए, और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर काबू कर लेता है वही असली विजेता होता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता, एग्रेशन को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। यह कई बार बहुत सूक्ष्म और छुपी हुई होती है। यह केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों, माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र और शांत रहना चाहिए, अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या फिर हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? आक्रामकता को समझना और इसे सही दिशा में मोड़ना ही असली ताकत है। जो लोग अपनी आक्रामकता को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं? क्या हम इसे सही दिशा में मोड़ते हैं या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? जो लोग आक्रामकता को समझ जाते हैं और इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। वे अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से बचने के बजाय उसका सामना करना सीखा। आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। लेकिन इसे समझकर, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें उस ऊर्जा को अपने आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना चाहिए, न कि उसे नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाला हूं या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाने वाला हूं? क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चैप्टर 6, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना यह सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच यह है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग्स हैं। हम जन्म से ही एक समुदाय का हिस्सा होते हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सब ने चुना है। यह भीड़ के प्रभाव, हर्ड मेंटालिटी
का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ का अनुसरण करना हमेशा बुरा नहीं होता। इतिहास में कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सुरक्षा और स्थिरता, स्टेबिलिटी देने में मदद करती हैं। लेकिन जब यह अनुसरण आंख मूंद कर किया जाता है, बिना तर्क और समझ के, तब यह खतरनाक हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तब हम अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में हमें वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सेफ हो, भले ही हमारी असली रुचि किसी और चीज में हो। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना यह सोचे कि क्या वह वास्तव में हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया ट्रेंड आता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। यह प्रवृत्ति हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है और धीरे धीरे हम यह भूल जाते हैं कि हम असल में क्या चाहते थे। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना सवाल किए भीड़ का अनुसरण किया है, तब तब समाज को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े युद्ध, सामाजिक उथल पुथल, आर्थिक संकट, यह सब भीड़ के अंधे अनुसरण का नतीजा रहे हैं। लोग बिना यह सोचे कि सच क्या है, केवल इसलिए किसी विचार को अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब असली सोचने वाले लोग, असली लीडर्स और बदलाव लाने वाले लोग खड़े होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वे ही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान आविष्कारकों, कलाकारों और विचारकों को देखें तो पाएंगे कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किए, उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने। वे इस डर में नहीं जिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बनने लगे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह सच में अपने मन से कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। चैप्टर 7, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यह असफलता है या फिर अकेलापन? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे गहरा डर मृत्यु, डेथ है। मृत्यु का भय एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर सताती है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मृत्यु के डर का सामना करें तो क्या यह हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? मृत्यु के भय को समझना और स्वीकार करना शायद सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम हमेशा यह मानते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ ही होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हम सोचते हैं कि यह दूर है, कि हम इसे समय पर टाल सकते हैं। हम जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि मृत्यु के विचार को अक्सर अपने दिमाग से बाहर रखते हैं। हम सपनों, उम्मीदों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु का भय ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। यह डर हमें हमारे छोटे बड़े फैसलों में प्रभावित करता है। हम अपने काम केवल इसलिए नहीं करते कि हम उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मृत्यु हमें किसी भी क्षण बिना तैयारी के आ घेरे। हम सभी के मन में यह चिंता होती है कि कहीं हम अपनी अधूरी इच्छाओं और सपनों के साथ इस दुनिया से विदा न हो जाएं। यही कारण है कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मृत्यु के विचार को टालते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे यह समय बीतता चला जाता है
और हमारे अधूरे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब किसी करीबी की मृत्यु होती है तो हमें एहसास होता है कि जीवन कितना नाजुक है। उस क्षण में हमें अपनी मृत्यु का भी डर सताने लगता है, लेकिन यह डर केवल मानसिक स्तर पर असर नहीं डालता, बल्कि यह हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। मृत्यु का भय केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह हमें प्रेरित भी कर सकता है। जब हम इस डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। यह हमें अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और हमें खुद से यह सवाल करने का अवसर देता है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग मृत्यु के विचार को पूरी तरह नकार देते हैं, वे जीवन को अधूरा महसूस करते हैं। वे न केवल अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं, बल्कि वे हर कदम पर यह भय महसूस करते हैं कि उनका जीवन कहीं अधूरा न रह जाए। ऐसे लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। लेकिन जो लोग मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, वे जीवन को पूरी तरह जीने का साहस पाते हैं। वे हर दिन को इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि उन्हें यह न लगे कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मृत्यु को नकारने के बजाय इसे जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार करना हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर देता है। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं, अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों का भी एहसास होता है। यह हमें अपने डर को पार करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मृत्यु को जल्द अपनाने की कोशिश करें, बल्कि यह कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकें। इसलिए जब भी आपको मृत्यु का डर सताए तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकता हूं? क्या मैं इसे अपने जीवन की प्रेरणा बना सकता हूं? इस पुस्तक के अंत में हमें यह समझ में आता है कि मानव स्वभाव कितना जटिल और रहस्यमय होता है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे भावनात्मक पहलू होते हैं जिनका पूरी तरह से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझने लगते हैं तो हम न केवल दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। ये नियम हमें आत्म जागरूकता और संवेदनशीलता का महत्व समझाते हैं। जब हम अपने और दूसरों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। हर व्यक्ति के भीतर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य छिपी हुई भावनाएं होती हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानते और समझते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने रिश्तों में गलत फहमियों को कम कर सकते हैं। इन नियमों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हर पल को पूरी तरह जिएं, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएं।